Assalamu alaikum dear viewers. My name is Kamran Ali and today we are exploring the very interesting narrative of the life of Olado Equiano. अच्छा, ओलाडो इक्वियानो की आज हम डिटेल समरी एनालिसिस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए एंड तक ताकि आप इसकी लाइफ की वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाएँ। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये कोई फ़िक्शनल नैरेटिव नहीं है, ना ही इसमें कोई इमेजिनेशन है। ये सारा रियलिटी पे बेस करता है और इस वजह से इसको मेमोआ कहा गया है। मेमोआ का मतलब होता है जो मेमोरीज़ आप अपनी पब्लिश करते हैं, उनको मेमोआ कहा जाता है। तो ये एक मेमोआ है, मतलब एक सच्ची मतलब एक स्टोरी है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे मेजर थीम्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमारे पास पूरी नैरेटिव का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद मेजर थीम्स में हमारे पास इसके जो मेजर थीम्स में हम कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं, थीम्स भी देख सकते हैं और एनालिसिस हम कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैसेजेस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कोट्स जो भी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अबाउट ऑथर। तो ओलाडो इक्वियानो कौन है? ओलाडो इक्वियानो 1745 में पैदा हुए थे और ये 31 मार्च 1797 को इनकी डेथ की ये डेट लिखी हुई है। नोन फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अगस्त गॉस्टवस वासा। अच्छा, गॉस्टवस वासा इसको जो ना नाम दिया गया था, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको ये नाम दिया गया। अच्छा, ही वॉज अ राइटर एंड एबोल्यूशनिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं अब एवोल्यूशनिस्ट मूवमेंट का मैं आपको बताता चलूँ। एवोल्यूशनिज्म मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो फ्री ब्लैक स्लेव्स जो थे ना, उन्होंने स्टार्ट की थी अगेंस्ट स्लेवरी। मतलब उनको फ्रीडम हासिल करने के लिए ना, कि मतलब स्लेवरी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक ब्लैक्स ने मूवमेंट स्टार्ट की थी। किसने? फ्री ब्लैक स्लेव्स ने। तो ये एबोलिशनिस्ट थे ये भी, और इसका भी पार्ट काफ़ी ज़रा मेन पार्ट रहा है एबोलिशनिस्ट मूवमेंट में अलोडा इक्वियानो का। तो अकॉर्डिंग टू हिज मेमोआ ही वाज फ्रॉम द विलेज ऑफ इसाका इन मॉडर्न साउदर्न नाइजीरिया। अच्छा, ये एक नाइजीरिया की एक विलेज में पैदा हुए थे और ये वहीं से हैं। तो उसके बाद इसको जो है ना इंस्लेव किया गया, मतलब मुख्तलिफ जगहों से इसको मतलब बेचा गया, ख़रीदा गया। मतलब इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इसने जो ना अपनी फ्रीडम 1766 में खुद ही परचेज की थी। तो ये है, एक स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं स्टोरी का वैसे तो, मगर ये स्टोरी ऐसे ही है। तो आगे हम अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू द मेमोयर। चलो, मेमोआ का इंट्रोडक्शन है, जो ये नैरेटिव है इसका ये इंट्रोडक्शन है। तो ये जो ना 1789 में जो ना इसको पब्लिश किया था ओलाडो इक्वियानो ने, एक अफ्रीकन राइटिंग के तौर पर। और इसको जो ना सबसे पहले अमेरिकन ऑडियंस, काफ़ी सारे अमेरिकन ऑडियंस ने इसको पसंद किया। फिर उसके बाद ये मतलब काफ़ी सारा मतलब इसको फेम मिला इस नैरेटिव को। और ये प्री सिविल वार पीरियड में तो बहुत ज़्यादा इसको मतलब वो फेम मिला था। ये एक बहुत ही एक पावरफुल नैरेटिव है अगेंस्ट एंटी स्लेवरी मूवमेंट और एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, मैंने जैसे पहले आपको बताया। और इसकी जो है ना बहुत ही पावरफुल अपील है इस नैरेटिव की। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी ब्लैक स्लेव ने पहले ऐसे कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं लिखा था अगेंस्ट स्लेवरी के बारे में। सबसे पहले फेडरिक डॉगलस ने लिखा था। अच्छा, फेडरिक डॉगलस जो है ना, ये भी एक स्लेव थे, ये भी एक ब्लैक थे। और ये जो ना इसने अपनी फ्रीडम मतलब भाग के ली थी, मतलब स्केप अपने जो मास्टर है उसे इस भाग के ली थी इसने अपनी फ्रीडम। तो ये भी एक बहुत ही अहम फिगर रहा है एबोलिशनिस्ट मूवमेंट का, फेडरिक डॉगलस। उसके बाद हमारा जो नैरेटर है ओलाडो इक्वियानो, ये भी इस मूवमेंट का बहुत ही अहम जो है ना हिस्सा रहा है, एंटी स्लेवरी मूवमेंट का, ओलाडो इक्वियानो। तो ये जो नैरेटिव है ये पूरा एबोलिशनिस्ट मूवमेंट पे बेस्ड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आती है इस पूरे नैरेटिव की समरी। तो सबसे पहले हम अर्ली लाइफ एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ओलाडो इक्वियानो का। जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये नाइजीरिया में पैदा हुए हैं 1745 में। उसके बाद ये जो ना अगर हम इसके नैरेटिव के स्टार्ट में जाएं मेमोआ के, तो वहाँ पे अपनी वो ट्राइब के बारे में बता रहा है, अपने कॉन्टेक्स्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है। तो वो वहाँ पे बताता है कि मेरा जो फादर है वो एक लोकल चीफ है, मतलब एक सरदार है। और सरदार को जो है वहाँ पे ना एक इम्ब्रेंच के तौर पे ना एक माथे पे निशान लगाया लगाया करते थे। तो ये वो भी बताता है, और अपने मतलब रिच अपना कल्चर बताता है, जहाँ पे वो डांस, म्यूजिक और फ्रीडम सब इंजॉय करते थे। वाइब्रेंट कल्चर था इनका अफ्रीका में, जहाँ पे ये पहले था जब ये छोटा था, जहाँ तक इसको याद है। उसके बाद
क्या होता है, ये होता है 11 ईयर की एज में ये रोनाल्डो एक्वियानो और इसकी सिस्टर को जो है ना किडनैप किया जाता है। मतलब किडनैप किया जाता है कैसे, कि जो इनके घर वाले होते हैं वो आई थिंक सो बाहर, मतलब वो नैरेटिव में लिखा हुआ है कि वो बाहर होते हैं कि फील्ड्स में या कहीं पे, तो इनको जो है ना एबडक्ट कर लिया जाता है घर से ही, ओलार्डो इक्वियानो को और इसकी सिस्टर को। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ही रिकाउंट्स द हैरोइंग सेपरेशन फ्रॉम हिज सिस्टर मार्किंग अ लाइफ ऑफ इंड्यूरिंग ट्रॉमा एंड लॉन्गिंग। अच्छा, उसके बाद फिर इसको मुख्तलिफ जगहों पे बेचा जाता है इन दोनों को, तो इनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये बहुत मतलब एक ट्रॉमा के साथ गुजरता है ये ओलार्डो इक्वियानो और उसकी सिस्टर पे, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। उसके बाद आफ्टर बीइंग सोल्ड मल्टीपल टाइम्स ही वाज टेकन थ्रू वेरियस अफ्रीकन रीजन्स encountering diverse cultures and eventually reaching the coast। तो अच्छा, उसके बाद इसको मुख्तलिफ जगहों पे मतलब वो लेके जाया जाता है जहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत कंडीशनिंग होती है। अब इसको अपनी इसकी बहन से भी सेपरेट कर दिया है। अब ये 11 ईयर की एज में इतना सारा ये कुछ सफ़र कर रहा है, तो इसको जो ना मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे मैंने पहले बताया, कि लेके जा रहा होता है कि इसकी कंडीशनिंग के लिए, ताकि इसको जो है ना एक स्लेव मेंटालिटी बना दी जाए इसकी। इसने काफ़ी इसको अफ्रीकन रीजन्स के बाद मुख्तलिफ डाइवर्स कल्चर को ये देखता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिडिल पैसेजेस। जो नॉवल के जो मिडिल पैसेजेस हैं उनमें मतलब वे डिस्क्राइब जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है ना अबाउट स्लेव शिप्स, जो स्लेव शिप्स के बारे में यहाँ पे जिक्र होता है कि जब इसको कोस्ट पे ले जाया जाता है तो वहाँ पे अब इसको शिप में कहीं और ले जा रहा जा होता है, मतलब शिप के ज़रिए, समंदर के ज़रिए। तो वहाँ पे देखता है वो कि कितनी ब्रुटैलिटी और मतलब कितना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, वहाँ स्लेव्स के साथ। तो जो शिप का डेक है, डेक के ऊपर जो है ना वो वाइट्स थे, और जो नीचे हैं वहाँ पे इन्होंने ब्लैक्स को रखा हुआ था, और काफ़ी मतलब बुरी हालत थी वहाँ पे, बदबू, स्मेल, स्टेंच, फेयर, वो सारी मतलब बहुत ही हॉरिफाइंग इसको वो वहाँ पे कंडीशन लगती है। तो उसके बाद इसको ये भी डर रहता है कि मुझे खा ना जाए ये ब्लैक्स वगैरह, या कोई और मुझे खा ना जाए, क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो अब इसको डर तो लगना है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो है ना, अब यहाँ पे इंस्लेव्ड पर्सन, इसकी लाइफ स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अब इसको किसी ने खरीद लिया है, मतलब ठीक है। तो इक्वेनो वर्कड फॉर सेवरल मास्टर्स इंक्लूडिंग अ क्वेकर मर्चेंट हु अलाउड हिम टू अर्न हिज फ्रीडम। अच्छा, उस इसने ना बहुत सारे मास्टर्स के साथ काम किया है, मतलब उनके छोटे मोटे काम। इसकी पहले तो इसकी पूरी कंडीशनिंग की गई कि इसकी मेंटालिटी स्लेव वाली कैसे बनानी है। फिर उसके बाद इसको जो है ना मर्चेंट्स को बेचा गया, कि मतलब वो जो उसको अपने काम करवाते थे। अच्छा, आगे जाके ना मैं आपको प्लांटेशन और मर्चेंट का जो है ना इंपॉर्टेंट एक रेफरेंस है, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो एक एंड पे जो है ना इसका एक लास्ट मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट। वो भी मैं आपको कैरेक्टर लिस्ट में बता दूंगा, किंग रॉबर्ट किंग। और वो एक क्वैकर होता है, तो वो इसको फ्रीडम दे देता है, हालांकि ये फ्रीडम अपनी खुद खरीदता है। ही experienced the stark realities of racial discrimination even in place like Philadelphia, while which profess ideals of brotherhood। मतलब इस काफ़ी सारी जगहों पे इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको इतने सारे धोखे दिए जाते हैं, तो मतलब वो सीखता जाता है। उसके बाद इसकी जो ना कितने लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, तो इसका जो ना पर्सपेक्टिव कल बहुत ब्रॉड हो जाता है, मतलब ये काफ़ी कुछ सीख जाता है। अब जहाँ पे मतलब ये अब शिप में था ना, जब यहाँ मैंने आपको शिप का बताया था, तो वहाँ पे ये काफ़ी अरसा इसने गुजारी है वहाँ पे सेलिंग के साथ। तो वहाँ पे वो एक तो वो शेविंग करना सीख जाता है, और लोगों को मतलब वो शेव करता है या लोगों के हेयर कट करता है, तो ये उसके पास ना स्किल्स भी आ जाती हैं। और सेलिंग की स्किल्स तो इसके पास आ जाएंगी, क्योंकि वो इतना सारा सफ़र कर रहा होता है समंदर के ज़रिए। इसको मतलब समंदर के रूट्स, शिप्स के रूट्स और ये सारा कुछ इसको ना ये नॉलेज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्किल्स ले रहा होता है। उसके बाद है फ्रीडम एंड एडवोकेसी। समरी में है कि इसको जो है ना एक आफ्टर परचेजिंग इज फ्रीडम। तो ये वैसे ना नैरेटिव में यहाँ पे अलाडो इक्वियानो के मौजूद नहीं है, ये उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि ये नैरेटिव एक रियल स्टोरी पे बेस करता है। तो ये अपनी फ्रीडम परचेज करने के बाद ना, तो उसके बाद ना एक वैसे तो अपने एक मास्टर के पास जाता है, उसके साथ कुछ अरसा गुजारता है, फिर उसके बाद जो है ना ये अलग हो जाता है उनसे। तो फिर वो जो है ना लंदन में सेटल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। फिर वो एक बार्बर की शॉप, फिर उसके बाद एक एबोलिशनिस्ट एक्टिव बन जाता है। तो उसके बाद ये ही ब्रॉट अटेंशन टू केसेस लाइक जोंग मैसेकर वेयर एंस्लेव्ड अफ्रीकन्स वर थ्रोन ओवरबोर्ड फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स। तो इसने वेरियस जो वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए उसके लिए मतलब खिलाफ आवाज़ उठाई, और स्लेव्स के लिए, अफ्रीकन स्लेव्स के लिए। तो
Equiano also supported initiatives for African resettlement, although his advocacy led to clashes with British officials. तो इसको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मतलब सामना करना पड़ा उससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स से, क्योंकि ये पूरी एक मूवमेंट चला रहा था। अच्छा, उसके अभी हम मेजर थीम्स इसके डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे थीम्स इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ मैंने मेजर थीम्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी को इसका ऐसे, क्योंकि अब जो इनके मर्चेंट्स या प्लांटर्स या जो भी हैं, तो वो इसकी आइडेंटिटी को पूरे मिटाना चाहते हैं, मतलब ख़त्म करना चाहते थे, मगर फिर भी इसने ना अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा बहुत बरकरार रखा, और मगर उनके कल्चर में ढल गया, वाइट्स के कल्चर में। और ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ऐसे हुई है क्योंकि इसने काफ़ी सारी स्किल्स सीख ली, अपने आप को ग्रो कर लिया उनके साथ, और उनके साथ मतलब काफ़ी घुल मिल गया, तभी अपनी ये फ्रीडम हासिल कर पाया, और अपनी इंटेलेक्ट की वजह से। नहीं तो अगर हम और जो स्लेव्स थे वहाँ पे जो बाकी, वो हमेशा ऐसे मिजरेबल कंडीशंस में रहे, और ना ही उन्होंने कभी फ्रीडम के बारे में सोचा और ना ही कुछ। तो ये अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी इसको सारी मतलब वो एक मतलब एक किस्म की फ्रीडम मिल पाई। उसके बाद एबोलिशनिस्ट मैसेज। अच्छा, तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये इसने एबोलिशनिस्ट मैसेज भी कन्वे कर रहा है कि मतलब कैसे एंटी स्लेवरी के मतलब की मूवमेंट चलानी है, या कैसे स्लेव्स को मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और मेंशन किया थीम, जैसे स्लेवरी एंड रेसिज्म, ये भी कॉमन थीम था इसमें पूरे थ्रू आउट द इसकी ओलाडो की जर्नी में। तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स। वैसे तो काफ़ी सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं, मगर मैंने अब यहाँ पे फ़िलहाल 3 मेंशन किए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास है ओलाडो इक्वियानो, जो हमारा नैरेटर है और जिसकी ये पूरी जर्नी हम बयान कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इक्वियानो की सिस्टर, जो इसके साथ ही मतलब किडनैप हुई थी। उसके बाद इक्वियानो का फादर, जो मतलब एक लोकल एल्डर है, और वो एक चीफ है एक कबीले का, और वो इसकी जो है ना इसका फादर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्लेव ट्रेडर्स एंड कैप्टर्स। ये भी कैरेक्टर्स हैं। इनिशियल कैप्टर्स जो जिन्होंने ना ओलाडो और उसकी सिस्टर को जो ना किडनैप किया था, उसमें 2 मेन थे और एक वेमेन थी जिन्होंने इसको ना किडनैप किया था। उसके बाद वेरियस स्लेव ट्रेडर्स, काफ़ी सारे मल्टीपल अननेम्ड ट्रेडर्स हु सोल्ड इक्वानो थ्रू वेरियस अफ्रीकन टेरिटरीज बिफोर हिज अराइवल एट द कोस्ट। जिन मतलब इन्होंने काफ़ी जगहों पे पहले उनको सोल्ड किया, और मतलब इनकी कंडीशनिंग करवाई वेरियस स्लेव ट्रेडर्स। उसके बाद यूरोपियन स्लेवर्स में आ जाते हैं वाइट्स, अननेम्ड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द मिडिल पैसेज हु डीह्यूमनाइज्ड एंड ब्रूटलाइज्ड स्लेव्स अबॉर्ड द शिप। अब ये वो वाले यूरोपियन स्लेवर्स हैं जो मतलब शिप्स पे थे, जिन्होंने शिप्स पे उन ब्लैक स्लेव्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल ट्रीटमेंट किया हुआ था, रखा हुआ था। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने ओलाडो को ओन किया होता है। तो सबसे पहले हमारे पास माइकल हेनरी पास्कर आता है, जिसमें वो एक रॉयल नेवी ऑफिसर है, जिसका सेकंड ओनर है ओलाडो का, और क्योंकि इसने खरीदा है उसको, और उसने जो ना ओलाडो का नाम चेंज किया है, उसका गॉस्टफस वासा नाम रख दिया है। वैसे इस पूरे नैरेटिव में ओलाडो को काफ़ी सारे नेम मिले होते हैं, जैसे कि पहले तो उसका खुद का जो नाम होता है ओरिजिनल आइडेंटिटी का, वो होता है ओलाडो इक्वियानो। उसके बाद उसको जैकब कहा जाता है। जैकब के बाद अब इसको ये तीसरा नाम मिल रहा है गॉस्टवस वासा। तो इसने जो ना प्लान किया होता है कि हेनरी पास्कल ने, कि वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट करेगा इक्वानो को, ओलाडो को। तो वो स्किल्स देख के ओलाडो इक्वियानो की, वो अपने पास ही इसको रख लेता है। तो दूसरा इसका जो ओनर है वो होता है रॉबर्ट किंग। रॉबर्ट किंग वैसे तो इसका लास्ट मतलब ओनर है, और ये एक क्वैकर है। क्वैकर का मतलब होता है कि जो मतलब एक रिलीजियस ग्रुप होता है, उनमें से ये होता है एक बंदा, जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। प्रोटेस्टेंट्स मतलब कि जो कैथोलिक्स के अपोजिट होते हैं, जो मतलब वो चेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं कैथोलिक्स को। तो ये एक मर्चेंट होता है, और इसकी काफ़ी सारी मतलब वो वैसे तो सेलिंग के लिए इसको यूज़ करता है इक्वानो को। इक्वानो ना जो ना मतलब अपनी ना कुछ गुड्स वगैरह जो ना वो बेच के, कुछ डीलिंग्स करके जो ना अपनी पैसे जमा करके, और जो ना इससे अपनी फ्रीडम ले लेता है रॉबर्ट किंग से। अतः रॉबर्ट किंग ने ना इसको 40 स्टर्लिंग में लिया था। तो ये कहता है कि अगर मुझे कोई 40 स्टर्लिंग दे देगा ना रॉबर्ट किंग को, तो मैं ओलाडो इक्वियानो को आज़ाद कर दूंगा, या उसको मैं बेच दूंगा। ओलाडो इक्वियानो ये सुनता है, तो वो कहता है कि मैं ना पैसे मतलब जमा करूंगा, और अपनी फ्रीडम में खुद हासिल करूंगा। तो ये नैरेटिव में उसमें है। उसके बाद हमारे पास आता है वेल्दी अफ्रीकन विडो एंड सन। ये स्टार्ट में
जो है ना ओलाडो के ओनर्स होते हैं, जिसमें ये इसको अच्छी तरह से काफ़ी ट्रीट करते हैं, जिसके छोटे मोटे काम करवाते हैं अपने घर के। तो उनका काफ़ी काइंडनेस वाला बिहेवियर होता है इसके साथ, ओलाडो इक्वेनो के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है एवोल्यूशनिस्ट। उसके बाद अब आता है एवोल्यूशनिस्ट एंड सपोर्टिव फिगर्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एंड अलाइज इन इंग्लैंड, जो इसकी सेवरल अननेम्ड एवोल्यूशनिस्ट एंड सपोर्टर्स हु हेल्प्ड एक्वानो इन हिज मिशन टू एडवोकेट अगेंस्ट स्लेवरी। ये मतलब उनका अननेम्ड है, उनके काफ़ी सारे इसके दोस्त होते हैं। उसके बाद हमारे पास रिचर्ड बेकर का एक रेफरेंस आया था। रिचर्ड बेकर जो है ना इससे थोड़ा सा बड़ा होता है एज में। जब ये ओलाडो बिल्कुल ही न्यू मतलब आया, मतलब होता है ना जब इसको किडनैप किया जा रहा होता है, और वो बाद में उसको शिप्स पे मतलब भेजा गया है, तो उस वहाँ पे इसको रिचर्ड बेकर मिलता है। ये इसके साथ काफ़ी क्लोज हो जाता है। रिचर्ड बेकर एक बहुत अच्छा इंसान है, इसको काफ़ी गाइड करता है और इसकी मतलब काफ़ी केयर भी करता है। दोनों एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, रिचर्ड बेकर और ओलाडो इक्वेनो। और रिचर्ड बेकर की जो है ना फिर अल्टीमेटली मतलब एक सडनली डेथ हो जाती है, मतलब तो वो काफ़ी ओलाडो इक्वेनो को काफ़ी ज़्यादा एक सदमा पहुंचता है इस चीज़ का। उसके बाद हमारे पास आती है मिस गिरिन्स एलिजाबेथ मार्था ग्रीन एंड मैरी ग्रीन। अच्छा, ये तो ना दो वुमेन होती हैं जो ओलाडो इक्वेनो को बैप्टाइज करती हैं। बैप्टाइज का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी में एक रस्म है जिसमें वो मतलब किसी के ऊपर वो पानी छिड़क के मतलब उसको एक पाक कर देते हैं, और क्रिश्चियनिटी में उसको इंटर होने के लिए वो मिल जाता है एक किस्म का एक सर्टिफिकेट। तो वो बैप्टाइज हो जाता है और उसको काफ़ी एजुकेशन भी देती हैं दोनों लेडीज़। अच्छा, ये भी एक रोल है इसमें कि हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये भी इसकी कंडीशनिंग है कि मतलब वाइट्स का ये था कि ब्लैक्स को मतलब अपने उनकी सारी आइडेंटिटी को ख़त्म करना है, उनके जो अपना कल्चर रिलीजन उनको सबको ख़त्म करना है और उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर देना है, और उनका एक तो रिलीजन भी चेंज कर देना है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का उनको वो फ़रोग दे रहे थे, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे और उनको सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे सब कुछ। तो उस इन्होंने कोई इक्वानो को भी क्रिश्चियनिटी का वो पढ़ाया पार्ट, और उसके बाद इक्वानो भी एक्सेप्ट कर लेता है ये क्रिश्चियनिटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांटर एंड प्लांटेशन। जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्लांटर कौन होते हैं। प्लांटर होते हैं जो मतलब स्लेव्स को मतलब डिफरेंट जगहों पे प्लांट करते हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे उनको एज अ काम करने के लिए भेजते हैं। और प्लांटेशंस वो जगहें हैं जहाँ पे वो मिजरेबल कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। ये प्लांटेशंस वो साइट्स हैं, उनको हम साइट्स कह सकते हैं। और प्लांटर वो है जो मतलब स्लेव्स को मुख्तलिफ जगहों पर भेजे दूसरों के पास, मतलब जैसे कि किराए पे देना होता है स्लेव, तो ये। और जो मर्चेंट्स होते हैं वो स्लेव को अपने लिए ओन करते हैं, मतलब वो अपने छोटे मोटे काम करवाते हैं, वो मर्चेंट्स कहलाते हैं। ये इन तीनों में आपने डिफरेंस देखना है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज द सिस्टमिक वे ऑफ वाइट्स इन अबडक्टिंग एंड कंडीशनिंग द ब्लैक स्लेव्स इन नैरेटिव। तो इसमें हम अगर देखें नैरेटिव में, तो एक सिस्टमिक वे है वाइट्स का कि पहले उनको थोड़ा ब्लैक स्लेव्स को मतलब बड़े ब्लैक स्लेव जो बड़े लोग हैं उनको अपने एबडक्ट नहीं करना, छोटे बच्चों को एबडक्ट करना है, उनको फिर स्लेव मेंटेलिटी की कंडीशनिंग देनी है, और बाद में फिर उनको मतलब ताकि उनकी मेंटेलिटी स्लेव वाली बन जाए और वो हमेशा आपके जो ना वफादार रहें। तो ये उनका एक सिस्टमिक वे है वाइट्स का इन ब्लैक स्लेव्स को कंडीशन करने का। उसके बाद है हाउ डज द जर्नी ऑफ ओलाडो इक्वेनो टर्न इनटू अनफॉर्चुनेट वन ऑल्दो इट वाज अ फॉर्चुनेट वन। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे कि पहले तो वो एक फॉर्चुनेट वन होता है, वो कहता है कि मेरा फादर एक कबीले का सरदार है और अनकरीब मैं भी सरदार बन जाऊंगा। तो वो एक फॉर्चुनेट होता है, मतलब काफ़ी खुशकिस्मत होता है कि वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ है। मगर बाद में उसको एबडक्ट कर दिया जाता है तो उसकी पूरी जर्नी अनफॉर्चुनेट बन जाती है। तो ये एक सवाल, इस सवाल का ये जवाब है। उसके बाद हाउ डज रेसिज्म रिफ्लेक्ट इन नैरेटिव। तो वैसे तो काफ़ी सारे माइनर इंसिडेंट्स हैं रेसिज्म को बताने वाले, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले, जहाँ पे ये वेस्ट इंडीज़ में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि स्लेव्स के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है ब्लैक स्लेव के साथ। तो ये सारे बहुत सारे वैसे रेफरेंसेस हैं नॉवल में, सॉरी मेमोआ में। मैंने उस पर मेंशन नहीं किए क्योंकि उन वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे पास। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। प्रोनाउंसिएशन ठीक है, थैंक यू।